हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओम सर YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने अपना जो YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो मैंने आपसे बात की थी और मैंने ये कहा था कि इस YouTube चैनल पे आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे उनमें पॉलिटिकल साइंस है, जनरल इंग्लिश है और जीके है। तो मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और अभी जो हम पढ़ेंगे वो जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो है नरेशन। तो पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नरेशन पे। तो देखिए दोस्तों, नरेशन जो है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे नरेशन होता क्या है। तो नरेशन जो है वो एक वर्ड जो नरेट है उससे बन रहा है। नरेट जो एक वर्ब होती है और नरेट का मतलब क्या है, आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, तो वहां पे आता है कि आपको इसके बारे में नरेट करना है। तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो नरेशन है तो नरेशन भी वही चीज निकल के आ रही है कि जो कथन है या आप उसका जो वर्णन कर रहे हैं वो चीज। नरेशन का मतलब है आप उसका कथन है उसका आप जो वर्णन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि नरेशन जिसका दूसरा नाम आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे वो आपको जो आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे आप बता रहे हैं, तो वो आपका बताने का जो तरीका है वो ही यहाँ पे क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच तो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई एक स्पीकर है, दूसरा उसकी बात को सुनने वाला लिसनर है। तो वो स्पीकर उस लिसनर से जो कह रहा है उस चीज को आपने एज इट इज हूबहू यहाँ पे उस सेंटेंस को लिख दिया है। वो सेंटेंस आपके आएगा डायरेक्ट स्पीच में और उसके बाद में उसी सेंटेंस को वो जो ये दोनों व्यक्ति है, जो स्पीकर था लिसनर था, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे होता है स्पीकर वक्ता, एक होता है यहाँ पे लिसनर श्रोता। तो यहाँ पे ये जो स्पीकर है इस लिसनर से जो कुछ कह रहा है, ठीक है, तो उसे आपने यहाँ पे लिखा है, एज इट इज लिख दिया है, हूबहू लिख दिया है, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसी सेंटेंस को स्पीकर के अलावा, वो चाहे लिसनर हो या इन दो के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हो, वो उस सेंटेंस को अपने तरीके से कह रहा है, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पे हम एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे इसको। देखिए, एक सेंटेंस है, रमेश said to महेश मोहन is studying। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था
रमेश सेड टू महेश मोहन इज स्टडिंग। तो देखिए ये आपके डायरेक्ट स्पीच जो है उसका सेंटेंस है। तो अब इसमें देखिए कि जो रमेश है वो स्पीकर है, अपनी बात कह रहा है। महेश जो है लिसनर है, उसको बात कही जा रही है, और जो बात कही गई है वो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में रखी गई है कि मोहन इज स्टडिंग। रमेश सेड टू महेश मोहन इज स्टडिंग। तो यहाँ पे रमेश ने महेश से जो बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि मोहन इज स्टडिंग, मोहन स्टडी कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव्स हूबहू जैसे इसने महेश को जो बात कही वो बात यहाँ इन्वर्टेड कोमा में रख दी गई, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये आपके है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब इसी सेंटेंस को, इसी बात को, चाहे आप इस लिसनर को कहो या और कोई व्यक्ति इसी बात को अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, यहां पे लिख रहा है, तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए यहाँ पे अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसे अपन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे रमेश टोल्ड महेश दैट मोहन was studying। अब देखिए यहां पे ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बात लिसनर ने स्पीकर से कही थी, जैसी कही थी वैसी रखी गई थी, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन और कोई व्यक्ति इसी बात को, रमेश ने जो बात कही थी उस बात को यहां पे वो नरेट कर रहा है। ध्यान दीजिए वर्ड क्या है, नरेट कर रहा है उसको। तो यहां पे उसके कहने का जो तरीका है, उसने अपने शब्दों में उस बात को यहां पे एक्सप्रेस किया है। तो ये यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो अब देखिए यहां पे जो बात थी वो हूबहू थी, एज इट इज थी, लेकिन यहां पे जब बात कही गई तो यहां पे सब कुछ बदल गया है। देखिए यहां पे सेड टू था, सेड टू का यहाँ पे टोल्ड हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड कोमा में आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा था, एक हिस्सा था जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों को अटैच कर दिया गया है, और अटैच किया गया है तब यहाँ पे जो कंजंक्शन है दैट उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो इज आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाज, मतलब टेंस भी यहां पे परिवर्तन हुआ है। तो मित्रों आपको समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पे जो बात थी वो हूबहू एज इट इज थी, लेकिन यहां पे जो बात कही गई है वो अपने तरीके से कही गई है, कुछ उसमें बदलाव करके कहा गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जब बदलाव करके कही जाएगी तो इसमें बदलाव में वर्ब चेंज हो रही है या कंजक्शन का प्रयोग किया जा रहा है या टेंस परिवर्तन हो रहा है, तो वो चीज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने आपको समझ में आ रही है वो ये आनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच, एक स्पीकर है एक लिसनर है, तो स्पीकर ने लिसनर को जो बात कही उस बात को आपने एडजेक्टिव यहां पे रख दी, तो वो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। और उसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, स्पीकर के अलावा कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यहां पे उस बात को यहां प्रकट कर रहा है, उसे लिख रहा है, तो जब वो कहेगा तो वो एज इट इज तो कहेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ उसमें अपने तरीके से उन शब्दों को यहां एक्सप्रेस करेगा। तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में अब आपके सामने जो दोस्तों बात आ रही होगी कि सेड टू का टोल्ड क्यों हुआ, उसके बाद में यहाँ पे दैट क्यों आया, इन्वर्टेड कोमास क्यों हटी। तो हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी वाक्य को बदलेंगे तो ये सारी चीजें ही हमारे सामने आएगी।
और हम हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें निकल के सामने आएगी। यही सारी चीजों का हम आगे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले टोल्ड क्यों हुआ, दैट क्यों हुआ, टेंस क्यों बदला, वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में कौन सी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कोमा में क्या है, स्पीकर कहाँ है, लिसनर क्या है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आपके सामने सेंटेंस है, रमेश सेड टू महेश मोहन इज स्टडिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता है डायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं, तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, तो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे आप इस सेंटेंस में दो हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे। एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो अब देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है, मोहन इज स्टडिंग, ये जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद में यहां पे इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो हिस्सा है उसमें आप देख रहे हैं कि ये एक आपके सामने है स्पीकर, ठीक है, ये आपके सामने है लिसनर, और ये जो स्पीकर है, स्पीकर की ये जो वर्ब है यहां पे, ये सेड टू, सैड या से, विल से, जो भी है, तो इस वर्ब को आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो भी परिवर्तन हो रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, ये तो बात हो गई आपके डायरेक्ट स्पीच की। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेंटेंस को बदल रहे हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक रूल्स हैं, वे क्या है, मतलब कि जो आपके हर तरह के सेंटेंस में काम आएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब तक जो बात मैंने आपको समझाई वो समझ में आ गई होगी। नरेशन में आप नरेशन कह दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह दो, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच का अब तक आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच की हमने बात की, तो डायरेक्ट स्पीच जो भी लिसनर है, जो स्पीकर है, लिसनर से जो कह रहा है हूबहू एज इट इज जो आपने यहाँ पे उसको एक्सप्रेस किया है, लिखा है, वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद में वही चीज आपको यहाँ पे कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति वो अपने शब्दों में उसको यहाँ पे बयां कर रहा है, उसको लिख रहा है, वो आपकी हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है, जो हिस्सा है, उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो हिस्सा है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम पूरा चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। और कई बार, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है और उसे आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे उसे हम पढ़ेंगे सेंटेंस वाइज, मतलब आपके जो सेंटेंस है
एसरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेंटेंस वाइज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और रूल्स जो है उनको पढ़ते जाएंगे। उससे क्या है कि हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप जब बनाएंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर रूल्स आपको पता हो तो बहुत इजी वे में आप यहाँ पे उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम एसरेटिव सेंटेंस के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो भी बदली कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसरेटिव सेंटेंस में जो बेसिक रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। तो देखिए सबसे पहला जो रूल है, अब सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एसरेटिव सेंटेंस है, तो देखिए एसरेटिव सेंटेंस में आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे एसरेटिव सेंटेंस में आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आ जाते हैं। आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है ताकि किसी को नहीं पता रहे और आगे वहां पे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बेसिक रूल्स जो है, तो जैसा कि हमने अभी लास्ट जो सेंटेंस था एग्जाम्पल में देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो सैड टू है, सैड टू के स्थान पे वहां पे हमने किया था टोल्ड। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यदि आपका, अब ये भी अपने को पता होना चाहिए कि एसरेटिव सेंटेंस कौन सा, एसरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी बदलाव होगा वो टेंस में, तो यहाँ पे और या जो हम सेड टू का टोल्ड कर रहे हैं या आगे जाके एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेट जॉय है या सोरो है या जो भी इंट्रोगेटिव आस्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो एसरेटिव सेंटेंस है, तो एसरेटिव सेंटेंस कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमास में एसरेटिव सेंटेंस हो तो हम ये बेसिक रूल्स वहां पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली जो बात निकल के आ रही है हमारे सामने कि यहाँ पे जो सैड टू था, सैड टू के स्थान पर यहां पे आप कर देंगे टोल्ड। ठीक है, सैड टू जो था उसके स्थान पे आप कर रहे हैं टोल्ड। ये सबसे पहली बात है। जब आप एसरेटिव सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कोमा में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, और फिर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, तो सैड टू के स्थान पे आप करते हैं टोल्ड। अब देखिए दूसरी बात यहां पे सामने आएगी कि सैड टू है तो वहां पे सैड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सैड कैसे होगा, क्योंकि अभी आपने जो देखा था सेंटेंस, तो उसमें क्या था, उसमें जैसे मान लीजिए ये हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। उसमें था जैसे महेश सैड टू और उसके बाद में यहां था ऑब्जेक्ट। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिले। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे टू भी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसके बाद में ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और फिर आपके कोमा और इन्वर्टेड कोमा में जो भी सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि केवल सैड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो सैड का क्या रहेगा, केवल सैड ही रहेगा। ठीक है, सैड के स्थान पे आप क्या करेंगे, केवल सैड कर देंगे। सैड टू आ रहा है तो आपने क्या किया था, टोल्ड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसरेटिव सेंटेंस की बेसिक रूल्स है। तो सबसे पहले था कि यहां पे सैड टू आ रहा है, उसके स्थान पे आपने कर दिया टोल्ड। यदि यहां पे केवल सैड है, टू नहीं है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो सैड है तो सैड के स्थान पे क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो क्योंकि इन्वर्टेड कोमा आपने हटाई थी और इन्वर्टेड कोमा हटाई थी तो आपने कंजक्शन का उपयोग किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमाज है, देखिएगा इन्वर्टेड कोमाज है,
इन्वर्टेड कोमास को हटाकर यहां पे आप लगा देते हैं दैट, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर यहां पे आप दैट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड कोमास जो थी, इन्वर्टेड कोमास आपने हटाई थी और हटाने के बाद में यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट था और रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट था, उन दोनों को आपने अटैच कर दिया था। और अटैच जब आपने किया था तो वहां पे आपने प्रयोग किया था दैट का। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दैट का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि इफ लग सकता है, या जिन्होंने पहले पढ़ लिया है रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया है, तो वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दैट का भी हो सकता है या और कंजक्शन आ सकता है। तो अभी हम बात करें एसरेटिव सेंटेंस की। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब बदलाव कर रहे हैं, तो ये बेसिक रूल्स है केवल एसरेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो सेड टू के स्थान पे टोल्ड कर दिया, केवल सेड है तो सेड रहेगा। इन्वर्टेड कोमा जो है उनको हटाकर हम दैट लगा देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एसरेटिव सेंटेंस का।